चौधरी, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और सबसे पहले एक अपील आप सभी से कि मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। मास्क पहनो इंडिया ये मुहिम न्यूज 18 चला रहा है और आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। जब भी घर से बाहर निकलिए, सार्वजनिक जगहों पर जाइए, मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए और मास्क पहनिए और ठीक तरीके से पहनिए। ये प्रण लीजिए कि जब तक महामारी है तब तक मास्क का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यही एक हथियार है इस जंग में जीतने का, इस वक्त सबसे कारगर जो आपके हाथ में है। और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अलीगढ़ शराब कांड की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 51 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है अलीगढ़ में। अलीगढ़ के सीएमओ का बयान आया है, 25 लोगों की शराब पीने से मौत हुई है, ये पुष्टि हो चुकी है। 26 लोगों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद साफ हो सकेगा कि इन 26 लोगों की मौत की वजह क्या है। सीएमओ की ओर से बात कही गई है कि 26 लोगों की विसरा रिपोर्ट लैब भेजी गई है, जिसके बाद रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर असल में इन 26 लोगों की मौत की वजह है क्या। 25 लोगों की जान शराब पीने की वजह से हुई है, यह साफ हो चुका है। तो सीएमओ का बयान आया है और उसके बाद आप हालात की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां अलीगढ़ के 3 गांव जहां पर मातम पसरा हुआ है, वहां शराब पीने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और अब भी कई ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। 15 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है इनमें। अभी तक हम लोग जो हैं 51 पोस्टमार्टम कर चुके हैं, लेकिन 51 में 25 केस ऐसे हैं जिनमें जो फाइंडिंग है ज़्यादा सजेस्टिव है अल्कोहल पॉइजनिंग की। बाकी 26 में भी उसमें विसरा रखवा लिया गया है। उनके जो सैंपल हैं वो आगरा सैंपल लैब में जाएंगे टेस्टिंग के लिए और फिर वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ कर पाएंगे। 25 की मौत शराब से हुई है। 25 में सजेस्टिव ज़्यादा है शराब से मौत होने की। अच्छा सर, क्या प्राइमरी रीजन क्या लग रहा है? अब देखिए इसको बगैर रिपोर्ट आए या बगैर जांच हुए ऑथेंटिक रूप से तो कहना मुश्किल है, बट यही है प्राइमरीली तो यही लग रहा है कि जहर शराब में ही कुछ ऐसी चीज़ रही जिसकी वजह से ये इतनी डेथ हुई है। प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। प्रशांत, एक भी मौत अगर कहीं इस तरह से होती है, एक बहुत बड़ी क्षति होती है, बहुत बड़ी लापरवाही होती है, कहीं ना कहीं किसी की गलती का खामियाजा कोई परिवार भुगत रहा होता है। लेकिन यहाँ 1-2 की बात नहीं है, 51 मौत की बात आ रही है, 25 की पुष्टि हो चुकी है, 26 को लेकर भी आशंका सीएमओ जता रहे हैं। इसे सिर्फ शराब कांड नहीं, हत्याकांड कहेंगे। जी बिल्कुल मेनिका, आपको बता दूं सीएमओ का साफ तौर पे कहना है कि अब तक यहाँ 51 लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है, तो वहीं 25 लोगों की शराब पीने से मौत की पुष्टि की है, तो वहीं 26 लोगों की विसरा रिपोर्ट को आगरा सैंपल भेज दिया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उन 26 लोगों की मौत कन्फर्म हो पाएगी। यहाँ पोस्टमार्टम हाउस है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। इस पोस्टमार्टम हाउस में लगातार पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं और यहाँ डेड बॉडी अभी रखी हुई है। और जिस तरीके से ये शराब कांड होता है, यदि अगर पहले ही ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो आज ये दिन देश को नहीं देखना पड़ता। प्रशांत, ये सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल हमेशा ही बना रहता है कि अगर वक्त रहते कार्रवाई होती तो शायद इस तरह की तस्वीर देखने को न मिलती, इतने घरों के सुहाग ना उजड़ते और इतने घरों के चिराग ना उजड़ते। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इस मामले में जांच पड़ताल जरूर हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है। अलीगढ़ शराब कांड में आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है और इसी कड़ी में पुलिस आरोपी विपिन यादव की तलाश में मैनपुरी पहुंची। विपिन यादव मैनपुरी का रहने वाला है और आपको बता दें कि अलीगढ़ शराब कांड को लेकर बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने डीएम से नाराजगी जताई है। उन्होंने घटना की जिम्मेदारी डीएम की बताई है। सांसद सतीश गौतम ने कहा कि जो स्ट्रे लेगा नाकामी भी उसी को उठानी पड़ेगी। दोषी लोगों पर सख्त एक्शन की उन्होंने मांग की है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये बीजेपी सांसद ने कहा। 35 लोगों की मौत की बात उन्होंने कही थी। हालांकि प्रशासन की ओर से 25 मौतों की ही पुष्टि की गई है शराब की वजह से, लेकिन उन्होंने 35 मौत की बात कही है। लेकिन आज सीएमओ ने बताया कि 51 पोस्टमार्टम अब तक हो चुके हैं हॉस्पिटल में, 25 की पुष्टि हुई है, बाकी 6 के लिए विसरा रिपोर्ट का इंतजार है। क्योंकि मैं उन आंकड़ों को बता रहा हूं जो पोस्टमार्टम पे नहीं आए और उनका दाह संस्कार हमने वहीं कराया, जैसे शादीपुर में कराया है, मादक में कराया है, जट्टारी में कराया है, इन गांव का। इसलिए मैं 35 बता रहा हूं। प्रशासन क्या बता रहा है, प्रशासन से शाम को वार्ता होगी, बैठकर पूछूंगा किस तरह से क्या है।
जिला अधिकारी जिले का मालिक होता है। वो कोई भी सही, जिला अधिकारी ये नहीं कह सकते कि भाई मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। जिला अधिकारी जिले का मालिक होता है। जिले का जब मालिक आदमी है तो उसके सब कुछ उसके नीचे हो रहा है, तो उससे स्वयं ध्यान देना पड़ेगा। क्या लगता है जिलाधिकारी का भी इसमें रोल है? मैं क्या कह रहा हूँ, जब किसी बात का सिरे लोगे तो घटना होगी, उसका भी सिरे जिलाधिकारी को होगा। तो जिलाधिकारी जिम्मेदार है? अरे भाई क्यों? और इस मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपियों में से एक विपिन यादव, इसकी तलाश में मैनपुरी पहुंच गई पुलिस। आरोपी विपिन यादव मैनपुरी के हिंदूपुर गांव का रहने वाला है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। कई जिलों में पुलिस को इसकी लगातार तलाश चल रही थी और अब इस शराब कांड से भी उसके नाम जुड़े हैं। लखनऊ से आज की जो बड़ी खबर आई कोरोना कर्फ्यू को लेकर, वो ये कि यूपी सरकार का फैसला, कम संक्रमण वाले जिलों में छूट दी जाएगी। वहां पर जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, उसमें और ढील दी जाएगी। कोरोना संक्रमण केस के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि किस जिले को कितनी राहत दी जाए। मुख्य सचिव की ओर से थोड़ी देर में दिशा निर्देश जारी होंगे और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किन किन सेक्टर्स में छूट देने की बात और किन किन जिलों के लिए छूट देने की बात हुई है। जो खबर अब तक सामने आ रही है उसके मुताबिक जिन जिलों में 500 से कम आंकड़े होंगे कोरोना पॉजिटिव केस के, उन जिलों में छूट का फैसला लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त कोरोना संक्रमितों की संख्या 0 है और कई जगहों पर नए मामलों की संख्या जो है वो 2.5 या उससे कम में है। ऐसे जिलों को लेकर के फैसला लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं कि आखिर ढील दी जाएगी, छूट दी जाएगी तो किन सेक्टर्स में दी जाएगी। क्या रेस्टोरेंट, बार उनको खोला जाएगा, बाजार को खोला जाएगा, और अगर बाजारों को खोला जाएगा तो कौन सा नियम अपनाया जाएगा। अनामिका सिंह लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, खासकर जो व्यापारी हैं उनको इंतजार है कि छूट मिले, क्योंकि जीवन जरूरी है, आजीविका भी जरूरी है, लेकिन हालात बिगड़े ना ढील देने की वजह से इसके लिए एक फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा। पिछले साल हमने देखा था जब अनलॉक होना शुरू हुआ था तो ऑल्टरनेट डेज पे दुकानों को खोलने की छूट दी गई थी, कुछ खास दुकानों को और अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया था कि किस वक्त कौन सी दुकानें खुलेंगी। तो क्या इस तरह का भी फैसला हो सकता है? देखिए मेनिका, कल ही मियाद खत्म हो रही है। जो पिछली बार लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया था 31 मई तक, वो कल खत्म हो रहा है। लेकिन इसी के साथ चूंकि ये चिंता इस बात को लेकर भी है कि जीवन के साथ साथ आजीविका भी बचानी है और इसीलिए संक्रमण का जो दायरा है वो ज्यादा ना बढ़े, इसलिए फेज वाइज खोलने की बात की जा रही है। जो हमारे पास अब तक इंफॉर्मेशन है, आज की टीम 9 की बैठक के मुताबिक मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि 600 से ज्यादा केसेस वाले जो जिले हैं, सक्रिय केसेस वाले जो जिले हैं, फिलहाल इसमें किसी भी तरीके की कोई छूट देने की गुंजाइश नहीं है। जिसके मुताबिक प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जहां पर 1000 से ज्यादा केसेस हैं, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, गोरखपुर, बरेली, झांसी, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, यानी कि ये 11 जिले ऐसे हैं जहां पर किसी भी तरीके की किसी भी ढील की गुंजाइश फिलहाल नहीं है। बाकी जो जिले हैं, और एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी कि प्रदेश के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर 100 से भी कम केस आ रहे हैं। तो ये एक संकेत बहुत ही बेहतर है, कम से कम पहले के मुकाबले में देखा जाए तो, जिसमें हाथरस, कासगंज, महोबा, कौशांबी और हमीरपुर है। यानी कि ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पे 100 से भी कम केस हैं। तो इन 5 जिलों के अलावा और भी बहुत सारे वो जिले जहां पर 600 से कम केसेस आ रहे हैं, वहां पर छूट दी जाएगी, रियायत दी जाएगी। लेकिन रियायतों की टर्म्स और कंडीशंस क्या होगी, इसको लेके जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो जारी किया जाएगा कुछ देर में। लेकिन ये माना जा रहा है कि 33% कर्मचारियों के साथ साथ दफ्तर शुरू करने के अलावा बहुत सारे जो मार्केट्स हैं, यानी कि जो लोग रोजमर्रा की जरूरतें जिनसे पूरी हो रही हैं, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, उनको राहत दी जाएगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उन जिलों में वर्क को लेकर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या उसको भी कुछ छूट मिल सकती है इन जिलों में जहां पर आंकड़े कम है कोरोना के। धन्यवाद अनामिका इस वक्त जानकारी देने के लिए। इधर लखनऊ से एक और खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ आज संवाद करेंगे सीतापुर और महोबा के गांव वालों से। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम 4 बजे वर्चुअल तरीके से सीएम संवाद करेंगे। सरकार की योजनाओं पर यह बातचीत होगी सीधे गांव वालों से।
और केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूर्ण सेवा के 7 साल आम भारतीय के मन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वाभिमान उत्पन्न करने वाले हैं। इसमें आत्मनिर्भर भारत व आत्मविश्वासी भारत के निर्माण का सुपथ निर्मित हुआ है। एक और ट्वीट सीएम की ओर से, जिसमें उन्होंने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में पूर्ण हुए सेवा के 7 वर्षों ने समाज के सभी वंचित वर्गों के सर्वांगीण उन्नयन का मार्ग प्रशस्त किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की पूर्णता की आधारशिला रखी है। और इधर केंद्र की तरह ही योगी सरकार ने भी कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल सेवा आयोग योजना का ऐलान किया। उन्होंने इसके तहत बच्चों की देखभाल के लिए सीएम योगी ने कई ऐलान किए हैं। कोरोना महामारी ने बहुत से लोगों का जीवन छीन लिया। इस महामारी के बीच कई लोग अनाथ हो गए। ऐसे लोगों की देखभाल करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बाल सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए अनाथ बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये सरकार देगी। जो बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं, उन बच्चों को सरकार गोद लेगी और उनकी देखभाल करने के लिए सरकारी बाल संरक्षण गृहों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। गार्जियन या केयरटेकर से अनाथ होने वाले उन बच्चों की देखभाल के लिए राज्य सरकार ऐसे बच्चों को वयस्क होने तक, यानी जब तक वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तब तक ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रति बच्चा, प्रति बालक या बालिका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। सरकार की बाल सेवा योजना में सिर्फ अनाथ बच्चों का ध्यान नहीं रखा गया है, बल्कि कोरोना काल में जो लड़कियां अनाथ हो गईं, उन लड़कियों की शादी के लिए सरकार 1,01,000 रुपए देने की व्यवस्था की है। साथ ही जो छात्र स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट देने की घोषणा की गई है। कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, हर अनाथ बच्चे को हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे। बालिग होने तक हर महीने 4,000 रुपए की राशि उन्हें मिलती रहेगी। 10 साल तक के बच्चे बाल संरक्षण गृह में रखे जा सकते हैं। लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए, अनाथ छात्रों को लैपटॉप या फिर टैबलेट देगी सरकार। वयस्क होने तक प्रत्येक बच्चे को प्रतिमाह 4,000 रुपये दिए जाएंगे। बालिकाओं की शादी के लिए 1,00,000 रुपया मुहैया कराया जाएगा। साथ ही साथ बालिकाओं की पढ़ाई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से कराई जाएगी। यही नहीं, जिन विद्यार्थियों को आवश्यकता होगी, तकनीकी पढ़ाई करने वाले या व्यवसायिक पढ़ाई करने वाले बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट भी दिए जाएंगे। यतीम बच्चों को उनकी यतीमी का एहसास ना हो, इसकी आवश्यकता है। आप अगर इसका उद्घाटन करेंगे, इसका भव्य उद्घाटन करेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन बच्चों को यतीम होने का एहसास होगा। इससे बचना चाहिए। हेडलाइन मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट बाद में कर लीजिएगा। कम से कम यतीम बच्चों को उनके सर पर अभिभावक के हाथ होने का एहसास कराइए, यतीम होने का नहीं। हम समाजवादी लोग तो सरकार से पहले ही मांग कर रहे थे कि कोरोना काल में कोरोना से जिन छोटे बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया है, उन बच्चों की आर्थिक मदद की जाए, उनकी एजुकेशन फ्री की जाए। अब सरकार मानिए, सरकार बाल सेवा योजना शुरू करने जा रही है। तो मैं तो मुख्यमंत्री से कहूंगा, ये सिर्फ कागजी घोषणा ना हो, क्योंकि बच्चों का भविष्य का मामला है और बच्चे देश का भविष्य होते हैं। उनको धरातल पे भी उतारा जाए, उसको अमली जामा भी पहना जाए और प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों की प्रॉपर मदद हो पाए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।
लखनऊ से लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। इंदिरा नगर का ये मामला है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद आबिद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी खुद को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर आदित्य सिंह बताता था। आरोपी के खिलाफ एक लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि उसने धर्म छिपाकर उसे प्रेम जाल में फंसाया। लड़की ने रेप का भी आरोप लगाया है। आरोपी मोहम्मद आबिद आजमगढ़ का रहने वाला है, जहां उसकी पत्नी है और 4 बच्चे भी हैं। लखनऊ में किराए पर रहता था। इंदिरा नगर में रहने वाली लड़की से 15 लाख रुपए भी इसने ठगे हैं। मध्य प्रदेश से भी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में भी एक हिंदू लड़की से अपना धर्म छिपाकर शादी करने का आरोप इस पर लगा है। तो पुलिस ने फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया है। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, बहुत ही विवादित ये मामला। एक शख्स खुद को पुलिस का इंस्पेक्टर बताता है, पैसे ठगता है, दूसरी लड़की से भी उसने शादी कर रखी है। बहुत ही गंभीर आरोप। जी बिल्कुल, देखिए तमाम कोशिशों और कानूनों के बाद भी लव जिहाद के मामले नहीं रुक रहे हैं। ताजा मामला जहाँ पर मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला हमारी है, एक को बताया था कि फराम आदित्य सिंह है और वो लखनऊ क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर है। उसके तमाम अपनी तस्वीरें भी इंस्पेक्टर की वर्दी में ऑफिस में बैठे हुए सोशल मीडिया को भी दे रखी थी। जिसके बाद वो युवती के साथ रह रहा था, उसका पति बन के, और तमाम उससे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थे उसकी जिम्मेदारी थी उसने ले रखी थी। लड़की को सच्चाई का पता चला एक दिन आबिद के मोबाइल से, तो उसके बाद पुलिस को इत्तला दी है, जिसके बाद पुलिस ने जी ऋषभ, तो इस मामले में कार्रवाई हो रही है। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी मोहम्मद आबिद। आरोप इस पर है इंदिरा नगर में ये रहते हुए खुद को इसने क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताया। एक लड़की से संबंध भी इसने बनाया, जबकि इसकी अपनी पत्नी और 4 बच्चे हैं। मध्य प्रदेश में भी एक लड़की से इसने शादी की, ये आरोप भी इस पर लगा है। आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजों का कद्र नहीं होता। कद्र तो उन चीजों का होता है जिसे पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़े, और ऐसा ही एक मुश्किल काम था हिमाचल के लाहौल स्पीति के काजा खंड के गांव में वैक्सीनेशन करना, जहां पर वैक्सीनेशन का रेशियो 100% है। आसमान की ऊंचाई पर बसा एक गांव, जहां मौसम मुश्किल पैदा करता है। यहाँ पे सर्दियों में न्यूनतम तापमान जो है -30 से 40 डिग्री तक रहता है। कोरोना का डर भी घर नहीं कर पाया। कोरोना का असर देश के या प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के कंपैरिजन में यहाँ पे उसका असर ज्यादा नहीं रहा, इसलिए वैक्सीनेशन में कोई दिलचस्पी ही नहीं। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करना एक बहुत बड़ा चुनौती था। जरा अंदाजा लगाइए उस गांव में या फिर उस पूरे इलाके में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का क्या हश्र हुआ होगा। छोड़िए अंदाजा लगाना, चलिए सुन ही लीजिए। 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी यहाँ लोग हैं उनको 100% वैक्सीनेशन, डबल डोज का वैक्सीनेशन हो गया है। जहां तक 45 से 59 साल के आयु वर्ग के लोगों का मामला है, उनका फर्स्ट राउंड का डोज हो चुका है। वैक्सीनेशन का ये रेशियो आपको हैरान कर रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि साल के 6 महीने बर्फ से ढके रहने वाले लाहौल स्पीति के काजा खंड में वैक्सीनेशन 100% हो चुका है। इस पूरे इलाके में मोबाइल का नेटवर्क ढंग से काम तक नहीं करता, फिर भी 60 साल से अधिक के सभी लोगों को वैक्सीन का दोनों डोज दिया जा चुका है। 45 से 59 साल के सभी लोगों को वैक्सीन का एक डोज दिया जा चुका है और दूसरा डोज दिए जाने का काम लगातार जारी है, जबकि 18 साल से अधिक के लोगों का वैक्सीनेशन भी तेजी के साथ हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे हुआ ये काम, चलिए ये भी जान लेते हैं। हमारे यहाँ पे 13 पंचायतें हैं, उसमें से लगभग 10 कुछ ऐसे पंचायत है जहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे हमने एडीएम साहब के संज्ञान में ये बात लाई और डीसी साहब के संज्ञान में ये बात लाई, तो उन्होंने हमें परमिशन दिया था कि आप जहाँ पे नेटवर्क नहीं है वहाँ पे जाके आप ऑफलाइन वैक्सीनेशन करेंगे और फिर काजा में जहाँ नेटवर्क है वहाँ आके आप उसको डेटा को शाम को चढ़ा सकते हैं। कोई काम मुश्किल नहीं होता, बस इरादा पक्का होना चाहिए। काजा के अधिकारियों ने कोशिश की और लोगों को समझाया।
तभी इस इलाके में वैक्सीनेशन को पूरी तरह से सफल बनाया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।